हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। देखिए, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आने वाला शेनलोंग नाम का विशाल तेल टैंकर हाल ही में सुरक्षित रूप से मुंबई बंदरगाह पहुंच गया है। ये जहाज होर्मुज जलमरू मध्य से गुजरकर भारत पहुंचा, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह सुएजमैक्स श्रेणी का बड़ा तेल टैंकर है, जिसमें लगभग 10 लाख बैरल तक कच्चा तेल ले जाने की क्षमता होती है। ये जहाज सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से तेल लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था। दरअसल हाल के दिनों में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के कारण होर्मुज जलमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही काफी प्रभावित हो गई थी और कई तेल टैंकर रास्ते में ही फंस गए थे। ऐसे माहौल में इस जहाज का सुरक्षित भारत पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। जानकारी के मुताबिक ये टैंकर करीब 1 मार्च को सऊदी अरब से रवाना हुआ था और लगभग 10 मार्च के आसपास मुंबई बंदरगाह पहुंच गया, जहां से इसका तेल मुंबई की रिफाइनरियों में भेजा जा रहा है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि किसी छात्र या अभ्यर्थी के माता पिता की सैलरी को ही क्रीमी लेयर तय करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर तय करते समय सिर्फ आय ही नहीं बल्कि परिवार की सामाजिक स्थिति, पेशा और अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। दरअसल कई मामलों में देखा गया कि केवल वेतन के आधार पर ही लोगों को क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता था, जिससे कई ऐसे परिवार भी आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते थे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत होती है। इसी मुद्दे पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी की और सरकार से कहा कि क्रीमी लेयर तय करने के मानकों को संतुलित और न्यायसंगत बनाया जाए। इस फैसले को ओबीसी आरक्षण से जुड़े लाखों विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे भविष्य में क्रीमी लेयर तय करने की प्रक्रिया में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। और एक और बड़ा अपडेट, देश में मिलावटी दूध और डेयरी उत्पादों पर रोक लगाने के लिए अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है। अब दूध के कारोबार से जुड़े सभी विक्रेताओं और सप्लायरों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कदम मिलावटखोरी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। दरअसल हाल के दिनों में कई राज्यों में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट के मामले सामने आए थे, जिससे लोगों की सेहत को खतरा पैदा हो रहा था। इसी को देखते हुए नियामक संस्था ने साफ निर्देश दिया है कि बिना लाइसेंस के दूध की खरीद फरोख्त या सप्लाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देश भर में डेयरी कारोबार करने वालों को लाइसेंस लेकर ही काम करना होगा, जिससे दूध की गुणवत्ता पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद मिल पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक तो बिहार की राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक बड़े अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी और गहने बरामद हुए हैं। ये कार्रवाई निगरानी विभाग की टीम ने की, जिसमें बीएमएसआईसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी के घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान करीब 32 लाख रुपए नकद और लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आभूषण मिलने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात भी बरामद किए गए हैं, जिनकी अब जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आगे और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां अधिकारी की आय और संपत्ति के स्रोतों की विस्तार से पड़ताल कर रही हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखिए दोस्तों, देश में चुनाव ड्यूटी के दौरान सुरक्षा बलों की सुविधाओं को लेकर एक चिंताजनक मामला सामने आया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने शिकायत की है कि उन्हें कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करनी पड़ रही है और कई जगह बुनियादी संसाधनों की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जवानों ने यह भी कहा कि खुले पानी वाले इलाकों में ड्यूटी के दौरान उन्हें जरूरी सुरक्षा उपकरण और हथियार उपलब्ध नहीं कराए गए। इस मुद्दे को लेकर संबंधित अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित किया गया है और व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई गई है। चुनाव जैसे संवेदनशील काम में सुरक्षा बलों की भूमिका बेहद अहम होती है, इसलिए उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कोई भी लापरवाही गंभीर मानी जाती है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसियां जरूरी कदम उठाएंगी, ताकि भविष्य में ड्यूटी के दौरान जवानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। शेयर बाजार में आज कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव के बीच आखिरकार गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। गुरुवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए, जिससे निवेशकों में थोड़ी सतर्कता देखी गई। कारोबार के अंत में कई बड़े सेक्टरों के शेयरों में बिकवाली का दबाव दिखा, खासकर आईटी, बैंकिंग और मेटल सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से वैश्विक बाजारों में चल रही अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की सतर्क रणनीति का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले ट्रेडिंग सत्र में बाजार की दिशा काफी हद तक वैश्विक संकेतों और निवेशकों की गतिविधियों पर निर्भर करेगी।
अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स में फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहकर ही निवेश की सलाह दी जा रही है। और वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत के दौरान कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल के बीच संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर पूरे वैश्विक सुरक्षा तंत्र पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कई देशों को आशंका है कि यह टकराव बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इसी संदर्भ में ईरान ने क्षेत्रीय देशों से संयम और कूटनीतिक समाधान पर जोर देने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। और एक और बड़ा अपडेट, देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने अब वाहनों के इंजन में इस्तेमाल होने वाले पिस्टन रिंग के लिए नए मानक लागू करने का फैसला किया है। इन नए नियमों का उद्देश्य वाहनों के इंजन की कार्यक्षमता बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना बताया जा रहा है। ऑटो इंडस्ट्री में लंबे समय से इंजन से निकलने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी सुधारों की जरूरत महसूस की जा रही थी। नए मानकों के लागू होने के बाद वाहन निर्माता कंपनियों को अपने इंजन के डिजाइन और तकनीक में बदलाव करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वाहनों की गुणवत्ता बेहतर होगी और पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी कम करने में मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से जमीन धोखाधड़ी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने खुद को जमीन मालिक की पत्नी बताकर करोड़ों की संपत्ति का सौदा कर डाला और खरीदारों से करीब 74 लाख रुपए की ठगी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने नकली पहचान और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया और लोगों को विश्वास में लेकर रकम ले ली। कुछ समय बाद असली परिवार को जब इस सौदे की जानकारी मिली तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और शिकायत पुलिस तक पहुंची। जांच के दौरान सामने आया कि महिला असली पत्नी नहीं थी बल्कि उसने सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की योजना बनाई थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में कार्रवाई तेज कर दी गई है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए। दोस्तों, राजस्थान में शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए RT योजना के तहत लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस योजना के लिए इस बार 6,25,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। सरकार की इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर दिया जाता है। हर साल RTE के तहत निर्धारित सीटों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं और फिर पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए लॉटरी निकालकर छात्रों का चयन किया जाता है। इस बार भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। चयनित विद्यार्थियों को अब संबंधित स्कूलों में निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे उन्हें मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सके। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल एक बार फिर चर्चा में आ गई है। यह वही लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल हाल के हमलों में रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र के एक सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाने के लिए किया गया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी मारक क्षमता और अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक मानी जाती है, जिससे ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर लक्ष्य तक पहुंच सकती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज करीब 250 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसमें उच्च क्षमता वाला वारहेड लगाया जाता है जो मजबूत सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यूरोप में जारी युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को कई आधुनिक हथियार दिए हैं, जिनमें यह मिसाइल भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की हाईटेक मिसाइलों के इस्तेमाल से युद्ध का स्वरूप और अधिक जटिल हो गया है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नियमों के उल्लंघन को देखते हुए ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। राज्य परिवहन विभाग ने कहा है कि इन सेवाओं का संचालन मौजूदा नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। सरकार के अनुसार बाइक टैक्सी चलाने के लिए स्पष्ट लाइसेंस और नीति का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन कई कंपनियां बिना वैध अनुमति के ही सेवा दे रही थी। दरअसल पिछले कुछ समय से राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर विवाद चल रहा था और पारंपरिक ऑटो व टैक्सी यूनियनों ने भी इसका विरोध किया था। इसी के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कंपनियों को सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब इन कंपनियों को नई नीति के तहत नियमों का पालन करना होगा, तभी भविष्य में दोबारा बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 3 लाख से लेकर 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 10,000 एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करना और लोगों को आधुनिक तथा आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। दरअसल सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है और अब बस सेवाओं को भी इसी दिशा में तेजी से बदला जा रहा है। इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से विशेष व्यवस्था की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शहरों में प्रदूषण कम होगा, ईंधन की बचत होगी और यात्रियों को भी बेहतर यात्रा सुविधा मिल सकेगी। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में बिजली बिल बकाया रहने पर बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि बकाया बिल न चुकाने वाले करीब 85,000 उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई काटी जा सकती है। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से कई उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे विभाग पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से अभियान चलाकर बकाया वसूली की जा रही है और जिन लोगों ने भुगतान नहीं किया है उनके कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से विभाग लगातार नोटिस जारी कर उपभोक्ताओं से बिल जमा करने की अपील कर रहा था। अब साफ कहा गया है कि समय रहते भुगतान नहीं करने पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, इसलिए उपभोक्ताओं से जल्द बिल जमा करने की अपील की गई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर से प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां दृष्टिबाधित उम्मीदवार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस अभ्यर्थी ने अपनी शारीरिक चुनौती को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया और लगातार मेहनत करते हुए प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर लिया। सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। दृष्टिबाधित होने के बावजूद इस उम्मीदवार ने आधुनिक तकनीक और विशेष अध्ययन पद्धति की मदद से अपनी तैयारी जारी रखी। उनकी इस उपलब्धि को अब पूरे क्षेत्र में प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है और लोग इसे इस बात का उदाहरण बता रहे हैं कि मजबूत इरादे हों तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी रास्ता नहीं रोक सकती। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है, जो अफगानिस्तान सीमा के बेहद करीब स्थित एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र माना जाता था। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार यह फैसला प्रशासनिक पुनर्गठन और खर्च कम करने की नीति के तहत लिया गया है। ये दूतावास लंबे समय तक अमेरिका की अफगानिस्तान से जुड़ी गतिविधियों और कूटनीतिक कामकाज के लिए अहम केंद्र रहा था। बताया गया है कि दूतावास बंद होने के बाद भी अमेरिका की कॉन्सुलर सेवाएं इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास से जारी रहेंगी। इस फैसले से हर साल करीब $7.5 मिलियन की बचत होने का अनुमान है, जबकि दूतावास से जुड़े कुछ संसाधनों को अन्य अमेरिकी मिशनों में स्थानांतरित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है। मौसम विभाग ने गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके कारण दिन में उमस और गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बादल छाने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। कई जिलों में तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि कुछ इलाकों में आंधी और ओले भी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रेल नीर की बोतलों को लेकर यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। शिकायत मिली है कि कुछ वेंडर निर्धारित कीमत से अधिक रकम लेकर यात्रियों को बोतल बेच रहे हैं। बताया गया है कि रेल नीर की कीमत में कमी होने के बावजूद कई विक्रेता पुराने दाम पर ही पानी बेच रहे हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार रेल नीर की बोतल तय कीमत पर ही बेची जानी चाहिए और इससे अधिक वसूली नियमों का उल्लंघन माना जाता है। यात्रियों की शिकायत के बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों से तय कीमत से ज्यादा पैसे लेना पूरी तरह गलत है और ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अमेरिका ने भारत समेत 16 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की व्यापार नीतियों की जांच शुरू कर दी है। ये जांच अमेरिकी प्रशासन की उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें दूसरे देशों की व्यापार नीतियों को निष्पक्षता के आधार पर परखा जाता है। अमेरिका का कहना है कि कुछ देशों की नीतियों से उसके व्यापार और उद्योगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इन मामलों की समीक्षा की जा रही है। भारत के अलावा जिन देशों की नीतियां जांच के दायरे में आई हैं, उनमें कई प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की जांच भविष्य में व्यापारिक संबंधों और टैरिफ नीति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि अभी यह प्रारंभिक जांच प्रक्रिया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एनटीपीसी रेहन परियोजना परिसर में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें काम से जुड़े कई मुद्दों पर उचित सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक परियोजना परिसर के बाहर एकत्र हुए और अपनी समस्याओं को लेकर नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन, काम की शर्तों और अन्य सुविधाओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और परियोजना प्रबंधन ने मजदूरों से बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश की। अब उम्मीद जताई जा रही है कि श्रमिकों की मांगों पर जल्द कोई समाधान निकलेगा, ताकि परियोजना का काम सुचारू रूप से चलता रहे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टेक्स्ट के किसी विशिष्ट हिस्से का सारांश तैयार करूं या इसमें से कुछ मुख्य बिंदु निकाल कर दूं?